नमस्ते। दादरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने वर्ण विचार को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग वर्ण विचार के पश्चात व्याकरण का जो द्वितीय भाग शब्द विचार होता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग पीछे की कक्षा में शब्द के विषय में, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द के गुण क्या होते हैं और शब्द के घटक, शब्द के प्रकार और जो शब्द के दो भेद होते हैं उनके विषय में चर्चा कर लिया है। तो आइए हम लोग आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर और कितने प्रकार से किया गया है उसके विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग आइए एक संक्षिप्त जानकारी शब्द की परिभाषा के विषय में ले लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं शब्द की परिभाषा को। सबसे पहले हम लोग शब्द की परिभाषा को देख लेते हैं। थोड़ा पीछे से प्रारंभ करने से यह एक हम लोगों के पास लाभ रहता है कि हम लोग उसको समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। तो शब्द की परिभाषा को हमारे जो मूर्धन्य हिंदी के विद्वान हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने क्या कहा है? पहली परिभाषा है एक अथवा एक से अधिक, एक अथवा एक से अधिक अक्षरों एक अथवा एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई, एक अथवा एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि शब्द कहा जाता है। एक अथवा एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहा जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु द्वारा शब्द की परिभाषा दी गई है। आइए हम लोग दूसरी परिभाषा को देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा है अर्थ के आधार पर दूसरी परिभाषा क्या है कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई शब्द है। इस परिभाषा को किसने दिया है? तो इस परिभाषा को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दिया हुआ है। यह शब्द की दो परिभाषा हुई जो हिंदी के महान विद्वानों द्वारा दी गई है। हम लोग चूंकि हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि व्याकरणिक रूप से शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो उसको हम लोग तीसरे नंबर पर देख लेते हैं। व्याकरणिक रूप से शब्द की क्या परिभाषा होती है? तो
एक अथवा एक अथवा एक से अधिक, एक अथवा एक से अधिक, एक अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल से, एक अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल से, एक अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि शब्द कहा जाता है। यह क्या हो गया? यह हो गई शब्द की परिभाषा। एक अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल, एक अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि शब्द कहा जाता है। यह किसकी परिभाषा हुई? यह परिभाषा हुई व्याकरणिक नियमों की, यानी यह व्याकरणिक नियमों की परिभाषा होगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इन तीनों परिभाषा को हम लोग देखते हैं तो इसमें होता है कि एक अथवा एक से अधिक वर्ण हो या अक्षर हो, उनसे शब्द बना होता है। फिर इसमें दूसरा क्या है कि सार्थक ध्वनि होती है, सब में है सार्थक ध्वनि है, यहाँ अर्थ के आधार पर है, यहाँ सार्थक लिखा हुआ है और यहाँ भी सार्थक लिखा हुआ है। और तीसरा इसका क्या गुण बताता है कि यह एक स्वतंत्र ध्वनि होता है। उम्मीद है कि शब्द की परिभाषा के विषय में आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आइए, चूंकि पीछे की कक्षा में हम लोग शब्द के परिभाषा के विषय में वर्णन कर चुके हैं, हम लोगों को इस कक्षा में हिंदी शब्दों का वर्गीकरण देखना है, तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे जो अध्ययन का बिंदु है वह क्या है, इसको हम हटा देते हैं। हमारे जो अध्ययन का बिंदु है वह है हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण। हमारे जो अध्ययन का बिंदु है वह है हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। हम लोग जानते हैं कि भाषा की दृष्टि से शब्द का बहुत अधिक महत्व होता है। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक मानव जो कुछ भी ज्ञान ग्रहण किया है वह आज शब्द के रूप में ही आज हमारे सामने संचित है, शब्द के रूप में ही वह आज हमारे सामने सुरक्षित है। किसी भाषा का शब्द भंडार उस भाषा की समृद्धि का सूचक होता है, यानी किसी भाषा में यदि शब्द भंडार बहुत अधिक है तो वह भाषा बहुत अधिक समृद्ध मानी जाती है। जिस भाषा के पास जितना अधिक विशाल वह समृद्ध शब्द समूह होता है, या कह सकते हैं शब्दकोश होता है, वह भाषा और उस भाषा का साहित्य भी उतना ही समृद्ध होता है। और जिस भाषा का साहित्य जितना अधिक समृद्ध होता है वह भाषा उतनी ही अधिक श्रेष्ठ और समृद्ध मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी के पास लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। इन शब्दों के विषय में पर्याप्त ज्ञान रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनको वर्गीकृत रूप में अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। शब्दों का वर्गीकरण शब्दों के अध्ययन को एक दिशा प्रदान करता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी शब्द को हम लोग, किसी भी भाषा के शब्दों को हम लोग वैसे ही पढ़ते जाएं तो हम लोगों को अध्ययन कार्य करने में काफ़ी कठिनाई का अनुभव होगा। लेकिन यदि हम लोग शब्दों का वर्गीकरण कर लेंगे तो हमें शब्दों का अध्ययन करने में काफ़ी सहजता रहेगी,
काफी स्पष्टता रहेगी। हिंदी भाषा के इन शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से विद्वानों के द्वारा किया गया है, जिनमें से हम लोग 5 प्रकारों पर ध्यान देंगे। वैसे तो शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, लेकिन जो उसमें मुख्य मुख्य 5 प्रकार हैं जो व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आ सकते हैं, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। तो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से या 5 आधार पर किया गया है। 5 प्रकार से किया जा सकता है। मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं कि शब्दों का वर्गीकरण अपने अपने अर्थ के अनुसार, अपने अपने मतलब के अनुसार, अपने अपने हिसाब से कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जो शब्दों का वर्गीकरण है, काफी पुस्तकों में हमने देखा कि केवल 4 प्रकार से है, लेकिन हम यहाँ 5 प्रकार लिख रहे हैं, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से वह 5वां प्रकार भी काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी हम लोग हिंदी शब्दों का वर्गीकरण सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, या कह सकते हैं उद्गम के आधार पर, कह सकते हैं भाषा के स्रोत के आधार पर, कह सकते हैं भाषा के इतिहास के आधार पर, या भाषा की प्रकृति के आधार पर। इन 5 शब्दों का एक ही तात्पर्य हुआ कि उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर। तीसरा है रूप परिवर्तन के आधार पर, यानी एक शब्द का रूप परिवर्तित हो जाता है, रूप परिवर्तन के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। और 5वां जो वर्गीकरण है, जिसको बहुत सी पुस्तकों में स्थान नहीं दिया गया है, वह है प्रयोग क्षेत्र के आधार पर। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रूप परिवर्तन के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर, और 5वां है प्रयोग क्षेत्र के आधार पर। आइए हम लोग अब धीरे धीरे एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और एक एक बिंदु को स्पष्ट करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। हम लोग हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण है, उसका जो प्रथम भाग है वह क्या है, वह है उत्पत्ति आबलिक उद्गम आबलिक स्रोत आबलिक इतिहास, यानी
भाषा का इतिहास क्या है या प्रकृति क्या है। प्रकृति के आधार पर हम लोग हिंदी शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं और हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वह 5 प्रकार से होता है। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है, या कह सकते हैं उद्गम के आधार पर, भाषा के स्रोत के आधार पर, या भाषा के प्रकृति के आधार पर, या भाषा के इतिहास के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि शब्द उत्पत्ति से जो हमारा तात्पर्य होता है वही क्या है, उसी को भाषा का या शब्द का इतिहास कहा जा सकता है या शब्द का उद्गम कहा जा सकता है। तो हम लोग यहां देख लेते हैं। शब्द उत्पत्ति से तात्पर्य है कि शब्द उत्पत्ति से तात्पर्य है कि कोई शब्द किस मूल भाषा, मूल धातु अथवा कोई शब्द किस मूल भाषा, मूल धातु अथवा मूल शब्द से बना है। शब्द उत्पत्ति किसे कहेंगे, तो शब्द उत्पत्ति से तात्पर्य है कि कोई शब्द शब्द उत्पत्ति से तात्पर्य है कि कोई शब्द किस मूल भाषा, मूल धातु अथवा मूल शब्द से बना है और समय के साथ साथ बना है और समय के साथ उसके रूप, अर्थ अथवा समय के साथ उसके रूप, अर्थ अथवा प्रयोग में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। हम लोग सबसे पहले शब्द शब्द उत्पत्ति या शब्द का उद्गम या शब्द का स्रोत या शब्द का इतिहास या शब्द की प्रकृति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देख रहे हैं। इसमें है शब्द उत्पत्ति से क्या तात्पर्य है कि कोई शब्द किस मूल भाषा, मूल धातु अथवा मूल शब्द से बना है और समय के साथ उसके रूप में, उसके अर्थ में और उसके प्रयोग में कैसे परिवर्तन हुआ है। हिंदी भाषा की शब्दावली में हुआ है। हिंदी भाषा की शब्दावली में उसकी जननी भाषा
उसकी जननी भाषा संस्कृत के साथ साथ हिंदी भाषा की शब्दावली में उसकी जननी भाषा संस्कृत के साथ साथ अन्य देशी अन्य देशी एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों की बहुतायत है। हम लोग सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो शब्द उत्पत्ति से तात्पर्य है कि कोई शब्द किस मूल भाषा से बना है या किस मूल धातु से बना है अथवा मूल शब्द से बना हुआ है और समय के साथ उसके रूप में, उसके अर्थ में अथवा प्रयोग में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। हिंदी भाषा की शब्दावली में उसकी जननी भाषा संस्कृत के साथ साथ अन्य देशियों विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी बहुतायत है। कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की शब्दावली के अनेक स्रोत हैं। हिंदी भाषा की शब्दावली में उसकी जननी भाषा संस्कृत के साथ साथ अन्य देशियों विदेशी भाषाओं के शब्दों की बहुतायत है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की शब्दावली के अनेक स्रोत है, यानी हिंदी भाषा में जो शब्द हैं उसके एक से अधिक स्रोत हैं। वह स्रोत कौन कौन से हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत, इतिहास अथवा प्रकृति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हिंदी भाषा की शब्दावली में उसकी जननी भाषा संस्कृत के साथ साथ अन्य देशियों विदेशी भाषाओं के शब्दों की बहुतायत है। कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की शब्दावली के अनेक स्रोत हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर या प्रकृति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है या चार भेद किया जा सकता है। वह भेद कौन कौन सा है? तो पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है
तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है आगत अथवा विदेशज शब्द। आगत अथवा विदेशज शब्द। उम्मीद है कि आप लोग उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत, इतिहास या प्रकृति, इन पांचों को इस 5 लाइन के व्याख्या में समझ पा रहे होंगे। उत्पत्ति क्या है, उद्गम वही उद्गम है, या उस शब्द का स्रोत क्या है, या शब्द का इतिहास क्या है, या शब्द किस प्रकृति का है, उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत, इतिहास या प्रकृति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 4 उपभेदों में, 4 श्रेणियों में या 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। वह कौन कौन से हैं? या हिंदी भाषा के शब्द उत्पत्ति के आधार पर क्या है? या तो तत्सम शब्द है, या तो तद्भव शब्द है, या देशज शब्द है, अथवा विदेशज शब्द है। इसके अलावा इन शब्दों की 2 श्रेणियां और बनती है, वह है अर्ध तत्सम और संकर शब्द है। लेकिन अर्ध तत्सम शब्द और संकर शब्द जो है, चूंकि अर्ध तत्सम शब्द क्या है, वह तत्सम शब्द के ही श्रेणी में आ जाता है, और संकर शब्द जो होता है वह विदेशज शब्द के श्रेणी में आ जाता है। तो उसको यहाँ अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी चर्चा हो जाएगी। यहां पर हम लोग आइए अब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज को संक्षिप्त रूप से जानकारी कर लेते हैं कि ये शब्द क्या है। हम आप लोग इसको लिख लीजिए और हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। उम्मीद है यहां तक आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी संशय किसी को नहीं होगा। तो हम इसको हटा देते हैं और आइए सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द के विषय में अध्ययन करते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द अपरिवर्तित रूप से तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अपरिवर्तित रूप से, जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से ग्रहण किए गए हैं अथवा लिए गए हैं, जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से ग्रहण किए गए हैं, अथवा जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से ग्रहण किए गए हैं, अथवा जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों में, अथवा जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों में, संस्कृत के मूल शब्दों में
संस्कृत के ही उपसर्ग या प्रत्यय, कहीं कहीं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो जाता है। तो जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से ग्रहण किए गए हैं अथवा जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों में संस्कृत के ही उपसर्ग प्रत्यय लगाकर नवनिर्मित किए गए हैं, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। तत्सम शब्द कहे जाते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं अथवा जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों में संस्कृत के ही उपसर्ग या प्रत्यय अथवा उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगाकर नवनिर्मित किया गया है, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। यथा माने जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि अन्य पुस्तकों में जो तत्सम शब्द की परिभाषा दी गई है वो यहाँ जो लिखा गया है या कुछ और ही अलग या एडवांस लेवल में कर लीजिए, लिखा गया है क्या कि जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से ग्रहण किए गए हैं, यानी जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से ग्रहण किए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसा सभी पुस्तकों में लिखा गया है, ऐसा लगभग प्रत्येक वीडियो में बताया गया है। लेकिन अथवा हमने करके लिखा है जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों में, यानी संस्कृत का अगर कोई मूल शब्द है और उसमें संस्कृत के ही उपसर्ग या प्रत्यय या उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगा करके नवनिर्मित किया गया, अर्थात ऐसा नहीं है कि वो शब्द प्राचीन काल में संस्कृत में थे, वह शब्द आधुनिक काल में ही गढ़ लिए गए हैं, उनको भी तत्सम शब्द कहा जाता है। मैं उसका उदाहरण दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ इसको तत्सम शब्द की परिभाषा को लेकर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पुष्प है, यह क्या है? संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, अपरिवर्तित रूप से हिंदी में आ गया है, तो यह क्या है? तत्सम है। उसी प्रकार से राजन शब्द है, संस्कृत का शब्द है, अपरिवर्तित रूप से हिंदी में प्रयुक्त होता है, कहीं पर हलंत के साथ होता है, कहीं हलंत के साथ नहीं होता है, इसमें संदेह नहीं पड़ने की जरूरत है। उसी प्रकार से विद्युत है, यह भी क्या है? तत्सम शब्द है। इसी प्रकार से एक शब्द है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी शब्द जो है वह क्या है? प्रौद्योगिकी शब्द प्राचीन काल में संस्कृत में नहीं था, लेकिन उपसर्ग, उद्योग, मूल शब्द और एक प्रत्यय लगा करके प्रौद्योगिकी शब्द को बनाया गया है। यह शब्द क्या हो गया? यह शब्द हो गया तत्सम। उसी प्रकार से दूरदर्शन है, प्राचीन काल में दूरदर्शन नाम का कोई भी आविष्कार नहीं था, यह शब्द नवीन काल में ग्रहण कर लिया गया है और यह क्या है? एक तत्सम शब्द है। तो आप लोग तत्सम शब्द की परिभाषा समझ चुके होंगे कि जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से ग्रहण किए गए हैं अथवा जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों में संस्कृत के ही उपसर्ग या प्रत्यय अथवा दोनों लगाकर निर्मित किए गए हैं, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जैसे पुष्प है, राजन है, विद्युत है, प्रौद्योगिकी है, दूरदर्शन है आदि। हम लोग जब उपसर्ग और जब हम लोग तत्सम तद्भव को पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, तो वहां पर ऐसे कई शब्द हैं जिस पर चर्चा करी जाएगी। आइए हम लोग दूसरा देख लेते हैं, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं?
संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप से हिंदी भाषा में जो आज हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं तद्भव शब्द कहे जाते हैं। तद्भव शब्द कहे जाते हैं। तद्भव शब्द की क्या परिभाषा है कि संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं तद्भव शब्द कहे जाते हैं। तद्भव शब्द केवल यहां लिख लेना जरूरी है। तद्भव शब्द केवल रूप के आधार पर तत्सम से भिन्न होते हैं। अर्थ के आधार पर नहीं। तद्भव शब्द क्या कहा जाता है कि संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं तद्भव शब्द कहे जाते हैं। तद्भव शब्द केवल रूप के आधार पर, यानी तद्भव शब्द जो होता है वह तत्सम से किस कारण अलग होता है, केवल रूप के आधार पर तत्सम शब्द से अलग होते हैं, अर्थ के आधार पर नहीं। क्योंकि यह भाषा है तो यहाँ पर कोई भी नियम 100% काम नहीं करता है। प्रायः कुछ शब्द थोड़ा बहुत अर्थ में विचलन पैदा करते हैं, तो वह क्या है, वह नगण्य है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तत्सम शब्द क्या है, सर्प है। तत्सम शब्द क्या है, सर्प है। इसका तद्भव शब्द क्या होगा, सांप हुआ। तद्भव शब्द क्या हो गया, सांप हो गया। तत्सम शब्द सर्प है, तद्भव शब्द सांप है। सर्प का भी सांप ही अर्थ होता है या सांप का सर्प अर्थ होता है। यहाँ परिवर्तन क्या है, केवल रूप में परिवर्तन है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार से हम लोग और शब्द देख लेते हैं। जैसे तत्सम शब्द कर्ण है, हिंदी में उसका तद्भव कान होता है। यानी कर्ण और कान दोनों का अर्थ समान है, केवल क्या है, इनके रूप में, शब्द के रूप में परिवर्तन, अर्थात तत्सम और तद्भव में अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मैक्सिमम नहीं होता है, बाकी रूप में परिवर्तन। उसी प्रकार से
एक शब्द है तत्सम का क्षीर, हिंदी में इसको खीर कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हम लोग जब इसका अध्ययन करेंगे तत्सम तद्भव का, तो विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इन दोनों की परिभाषा, इन दोनों की अवधारणा को आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग तीसरा इसका जो देशज शब्द है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द क्या होता है? वे शब्द जो अपने ही देश के, वे शब्द जो अपने ही देश के, वे शब्द जो अपने ही देश के जन सामान्य से या क्षेत्रीय बोलियों से वे शब्द जो अपने ही देश के जन सामान्य से, क्षेत्रीय बोलियों से, जनजातीय व ग्रामीण क्षेत्रों की, वे शब्द जो अपने ही देश के जन सामान्य से, क्षेत्रीय बोलियों से, जनजातीय व ग्रामीण क्षेत्रों में, वे शब्द जो अपने ही देश के जन सामान्य से, क्षेत्रीय बोलियों से, जनजातीय व ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से आकर हिंदी भाषा को समृद्ध कर रही हैं, देशज शब्द कहे जाते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो अपने ही देश के जनसामान्य से आए हों, या क्षेत्रीय बोलियों से आए हों, या जनजातीय व ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से आकर के हिंदी भाषा को समृद्ध करते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खिचड़ी, खिड़की, आदि शब्द। प्रायः इन शब्दों के स्रोत अज्ञात होते हैं, यानी जो देशज शब्द होते हैं उनका मुख्य स्रोत क्या है? यह क्या होता है? यह प्रायः अज्ञात होता है। आइए हम लोग चौथा वर्गीकरण देख लेते हैं विदेशज शब्द का। विदेशज शब्द को हम लोग आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशज शब्द की क्या परिभाषा है? तो जो शब्द
विदेशी भाषाओं, जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जो शब्द विदेशी भाषाओं जो शब्द विदेशी भाषाओं यथा अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि से आकर, जो शब्द विदेशी भाषाओं यथा अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि से आकर कुछ हेर फेर के साथ कुछ जो शब्द विदेशी भाषाओं यथा अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि से आकर कुछ हेर फेर के साथ आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, विदेशज शब्द कहे जाते हैं। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द विदेशी भाषाओं यथा अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि से आकर कुछ हेर फेर के साथ हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है या आगत शब्द कहा जाता है। जैसे अफसर, अंग्रेजी में अफसर नहीं होता है, अंग्रेजी में यह शब्द ऑफिसर होता है, हिंदी में किस रूप में आ गया है? यह अफसर के रूप में आ गया है। उसी प्रकार से दरोगा शब्द आ गया है, विदेशी शब्द है, कैंची शब्द आ गया है आदि, इसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी शब्दों का जो प्रथम वर्गीकरण उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, भाषा स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर या प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से हैं? तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, और हम लोग जानते हैं कि विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहा जाता है। तो यह 4 प्रकार का वर्गीकरण हुआ, हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली। आगे हम लोग जब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पर विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हम लोग वहां पर अर्ध तत्सम और संकर शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। आइए अब हम लोग हिंदी शब्दों का जो द्वितीय वर्गीकरण है उस पर देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। तो हम लोग हिंदी शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं और हम लोगों ने सबसे पहले उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास, स्रोत या शब्दों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण देखा। और हमने देखा कि इन बिंदुओं के आधार पर हिंदी शब्द जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कहीं पर अगर पूछा जाता है तो आप लोग 4 प्रकार ही लिखिएगा। अर्ध तत्सम और संकर शब्द को आप लोग मत जोड़िएगा, 4 प्रकार ही लिखिएगा। दूसरा जो इसका वर्गीकरण है वह क्या है? व्युत्पत्ति। हिंदी शब्दों का जो दूसरा वर्गीकरण है वह क्या है? व्युत्पत्ति।
रचना, बनावट, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या संरचना के आधार पर, यानी हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण है वह उसका दूसरा बिंदु क्या है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या संरचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं व्युत्पत्ति किसे कहते हैं, तो व्युत्पत्ति शब्द व्यु उपसर्ग तथा मूल शब्द क्या है, तथा उत्पत्ति मूल शब्द से बना है, जिसका अर्थ व्युत्पत्ति शब्द व्यु उपसर्ग तथा उत्पत्ति मूल शब्द है, जिसका अर्थ विशेष उत्पत्ति होता है। यानी व्युत्पत्ति का क्या अर्थ होता है, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है विशेष प्रकार की उत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति होता क्या है, व्युत्पत्ति हिंदी व्याकरण का हिंदी व्याकरण का वह आधार है। व्युत्पत्ति क्या है, तो व्युत्पत्ति हिंदी व्याकरण का वह आधार है जो शब्द की संरचना व शब्द की निर्माण के मापदंड के, जो शब्द की संरचना व शब्द के निर्माण के मापदंड के विषय में, शब्द की संरचना व शब्द के मापदंड के विषय में विचार करता है। व्युत्पत्ति शब्द व्यु उपसर्ग तथा उत्पत्ति मूल शब्द से बना है, जिसका अर्थ विशेष उत्पत्ति होता है। व्युत्पत्ति हिंदी व्याकरण का वह आधार है जो शब्द की संरचना व शब्द के निर्माण के मापदंड के विषय में विचार करता है। यानी व्युत्पत्ति में क्या होता है कि कोई शब्द रहता है और उस शब्द से नवीन शब्द कैसे बन जाते हैं उसके विषय में विचार करता है। यही इसकी मोटी मोटी बातें हुई। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है।
व्युत्पत्ति के आधार पर क्या किया गया है कि हिंदी शब्दों को, व्युत्पत्ति के आधार पर क्या किया गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पहला है मूल शब्द, दूसरा है व्युत्पन्न अथवा, दूसरा है व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द। पहला है मूल शब्द, दूसरा है व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द। आइए हम लोग सबसे पहले मूल शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। तो मूल शब्द किसे कहते हैं, पहले आप लोग व्युत्पत्ति को समझ लीजिए। उत्पत्ति को तो आप लोग समझ लिए कि जो शब्द होते हैं वह किस मूल धातु से, माने किस मूल भाषा से हैं, किस मूल धातु से हैं अथवा किस मूल शब्द से बने हुए हैं। व्युत्पत्ति का मतलब होता है विशेष रूप से उत्पत्ति, अर्थात हिंदी व्याकरण का वह आधार है जो किसी शब्द, कोई शब्द कैसे बना हुआ है और उस शब्द के निर्माण के और मापदंड क्या हो सकते हैं, यानी उस शब्द से और शब्द कैसे निर्मित हो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है मूल शब्द, दूसरा होता है व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द। तो हम लोग सबसे पहले मूल शब्द को देख लेते हैं। मूल शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द, मूल शब्द क्या होता है, वे शब्द जो, मूल शब्द क्या है, वे शब्द जो भाषा में, वे शब्द जो भाषा में, वे शब्द जो भाषा में प्रारंभ से ही, वे शब्द जो भाषा में प्रारंभ से ही प्रचलित हैं, वे शब्द जो भाषा में प्रारंभ से ही प्रचलित हैं तथा बिना किसी दूसरे शब्द की, वे शब्द जो भाषा में प्रारंभ, वे शब्द जो भाषा में प्रारंभ से ही प्रचलित हों तथा किसी दूसरे शब्द की सहायता तथा बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से बने हों तथा बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से बने हों तथा जिनके सार्थक खंड न किए जा सकते हों, मूल शब्द कहा जाता है। मूल शब्द किसे कहते हैं कि वे शब्द जो भाषा में प्रारंभ से ही प्रचलित हों तथा बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से बने हों और जिनके सार्थक खंड न किए जा सकते हों, मूल शब्द किसे का मूल शब्द कहते हैं। जैसे कमल है, दूध है, अग्नि है, यह सब क्या हो गए, यह सब हो गए मूल शब्द। संरचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल शब्द, दूसरा होता है
व्युत्पन्न या यौगिक शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं कि वे शब्द जो भाषा में प्रारंभ से ही प्रचलित है तथा बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से बने होते हैं तथा जिनके सार्थक खंड ने, यानी इनको हम लोग अलग कर दें तो इनका कोई सार्थक खंड नहीं होगा, मूल शब्द कहा जाता है। जैसे कमल है, दूध है, अग्नि है आदि बहुत सारे से शब्द हैं। और मूल शब्द भी मूल शब्द दो प्रकार के होते हैं। मूल शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य मूल शब्द, पहला प्रकार है सामान्य मूल शब्द, दूसरा है रूढ़ मूल शब्द। पहला है सामान्य मूल शब्द और दूसरा है रूढ़ मूल शब्द। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य मूल शब्द क्या होता है। सामान्य मूल शब्द क्या होता है? यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के दो प्रकार के होते हैं। शब्द के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है मूल शब्द, दूसरा होता है व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द। मूल शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सामान्य मूल शब्द, दूसरा होता है रूढ़ मूल शब्द। सामान्य मूल शब्द क्या कहते हैं कि जो शब्द प्राचीन काल से ही जो शब्द प्राचीन काल से ही जो शब्द प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही किसी स्थान वस्तु अथवा प्राणी के लिए जो शब्द प्राचीन काल से ही किसी स्थान वस्तु प्राणी के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त हो रहे हैं, जो शब्द प्राचीन काल से ही किसी स्थान वस्तु प्राणी के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त हो रहे हैं, सामान्य मूल शब्द कहे जाते हैं। सामान्य मूल शब्द क्या होता है कि जो शब्द प्राचीन काल से किसी स्थान वस्तु अथवा प्राणी के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें सामान्य मूल शब्द कहा जाता है। जैसे गधा, उल्लू, बैल, तारा आदि कर लीजिए। पहला है सामान्य मूल शब्द, जो शब्द प्राचीन काल से ही किसी स्थान वस्तु अथवा प्राणी के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त हो रहे हैं, सामान्य मूल शब्द कहे जाते हैं। जैसे हम लोग गधा शब्द कहते हैं तो हमें एक गधा जानवर का चित्र हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। उसी प्रकार से उल्लू कहेंगे
तो एक पक्षी का, बैल कहेंगे चौपाई जानवर का, तारा कहेंगे तो आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं उनका चित्र हमारे समक्ष आ जाएगा। दूसरा क्या होता है? रूढ़ मूल शब्द। दूसरा क्या है? रूढ़ मूल शब्द। पहला है सामान्य मूल शब्द, दूसरा है रूढ़ मूल शब्द। जिन मूल शब्दों का प्रयोग जिन मूल शब्दों का प्रयोग अर्थ की दृष्टि से जिन मूल शब्दों का प्रयोग अर्थ की दृष्टि से जिन मूल शब्दों का प्रयोग अर्थ की दृष्टि से विशिष्ट अर्थ में किया जाता है रूढ़ मूल शब्द कहे जाते हैं। पहला है सामान्य मूल शब्द, दूसरा है रूढ़ मूल शब्द। तो जिन मूल शब्दों का प्रयोग अर्थ की दृष्टि से विशिष्ट अर्थ में किया जाता है रूढ़ मूल शब्द कहे जाते हैं। जैसे एक शब्द हम लोग ले लेते हैं गधा। जैसे गधा, यह क्या है? यह एक मूल शब्द है। हम लोग इसका जब सामान्य अर्थ निकालते हैं तो एक चौपाई जानवर का चित्र हमारे समक्ष उपस्थित होता है। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को कहें कि यह व्यक्ति गधा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति गधा नहीं हो जाता है, बल्कि वह व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। गधा को हम लोग किस विशिष्ट अर्थ में लिखते हैं? तो गधा को हम लोग मूर्ख व्यक्ति के विशिष्ट अर्थ के रूप में प्रयुक्त करते हैं, या एक परिश्रमी आदमी के रूप में कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग यदि किसी को हाथी कह दें, किसी व्यक्ति को हाथी कह दें, तो इसका मतलब हुआ कि वह व्यक्ति विशालकाय शरीर वाला है, यानी हाथी शब्द है। हाथी शब्द का हम लोग जब सामान्य मूल अर्थ निकालते हैं तो वह क्या होता है कि एक विशालकाय जानवर होता है। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को कह दें कि वह हाथी है तो अर्थात क्या है? भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति। भारी भरकम शरीर का व्यक्ति। उसी प्रकार एक शब्द हम लोग गाय ले लेते हैं। यदि किसी गाय से हमारा जो सामान्य मूल शब्द है गाय है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है कि एक चौपाया जानवर होता है जो होती है, जो दूध देती है। लेकिन यदि किसी महिला के विषय में कहा जाए कि वह एक गाय है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह काफी सीधी सादी महिला है, काफी सीधी महिला है। इसी प्रकार तारा देख लेते हैं। तारा से क्या तात्पर्य होता है कि आकाश में तारा से अर्थ लिया जाता है। लेकिन किसी को कह दिया जाए कि वह हमारी आंख का तारा है, इसका क्या मतलब हुआ? वह बहुत ही प्रिय व्यक्ति है। अर्थात तारा क्या हुआ? प्रिय व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया है। तो हम लोगों ने व्युत्पत्ति के आधार पर देखा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल शब्द, दूसरा होता है व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द। मूल शब्द दो प्रकार के होते हैं।
पहला होता है सामान्य मूल शब्द, दूसरा होता है रूढ़ मूल शब्द। सामान्य मूल शब्द क्या होता है कि जो शब्द प्राचीन काल से किसी स्थान, वस्तु अथवा प्राणी के लिए सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग सामान्य मूल शब्द कहते हैं। रूढ़ मूल शब्द क्या होता है कि जिन मूल शब्दों का प्रयोग अर्थ की दृष्टि से विशिष्ट अर्थ में किया जाता है उसको रूढ़ मूल शब्द कहते हैं। जैसे कि गधा मूर्ख व्यक्ति के लिए, हाथी भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति के लिए, गाय काफी सीधी महिला के लिए और तारा प्रिय व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या हो गया, यह रूढ़ मूल शब्द हो गया। आइए हम लोग अब जो व्युत्पत्ति के आधार पर दूसरा शब्द है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वह क्या है, व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द है। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम इसको हटा देते हैं और अब हम लोग चर्चा व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द पर कर लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का द्वितीय भाग होता है वह क्या होता है, वह होता है व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द। दूसरा होता है व्युत्पन्न अथवा दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से अथवा सार्थक शब्द व शब्दांश के मेल से बने होते हैं। व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द किसको कहते हैं, तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से अथवा सार्थक शब्द या रूढ़ शब्द व शब्दांश के मेल से, तो शब्दांश में उपसर्ग प्रत्यय दोनों आ जाएगा। सार्थक शब्द माने रूढ़ शब्द के मेल से वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से अथवा सार्थक शब्द व शब्दांश के मेल से बने होते हैं। यौगिक अथवा व्युत्पन्न शब्द कहे जाते हैं।
जो वे शब्द जो दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से अथवा सार्थक शब्द व शब्दांश के मेल से बने होते हैं यौगिक अथवा व्युत्पन्न शब्द कहे जाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ और शाला दो सार्थक शब्द हैं, इसी प्रकार से पाठशाला सार्थक शब्द हैं। इसी प्रकार से सुकर्म, सु क्या है? उपसर्ग है। कर्म क्या है? कर्म एक मूल शब्द है अथवा रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार से सुंदरता, सुंदर एक मूल शब्द है, ता इसमें क्या है? प्रत्यय है आदि। तो व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द की परिभाषा क्या हो गई कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से अथवा सार्थक शब्द व शब्दांश के मेल से बने होते हैं। सार्थक शब्द का मतलब होता है रूढ़ शब्द, शब्दांश में उपसर्ग, प्रत्यय या कोई शब्दांश आ सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक अथवा व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द के चार आधार हैं। यौगिक शब्द कैसे बनता है? तो यौगिक शब्द के चार आधार हैं। कौन कौन सा है? पहला है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। यौगिक शब्द के कितने आधार होते हैं? तो यौगिक शब्द के चार आधार होते हैं। कौन कौन सा है? पहला होता है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अब यौगिक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य यौगिक शब्द, दूसरा होता है, पहला होता है सामान्य यौगिक शब्द, दूसरा होता है योग रूढ़ शब्द। पहला होता है सामान्य यौगिक शब्द और दूसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो हम लोग पहले देख लेते हैं सामान्य यौगिक शब्द को। सामान्य यौगिक शब्द पहला क्या है? सामान्य यौगिक शब्द है वे यौगिक शब्द जो वे यौगिक शब्द जो दो रूढ़ सार्थक शब्द वे यौगिक शब्द जो दो या अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने हैं। वे यौगिक शब्द जो दो वे यौगिक शब्द जो दो अथवा अधिक रूढ़ शब्दों के
रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं। वे यौगिक शब्द जो दो अथवा अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं। सामान्य यौगिक शब्द सामान्य यौगिक शब्द कहे जाते हैं। वे यौगिक शब्द जो दो अथवा दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं सामान्य यौगिक शब्द कहे जाते हैं। इनमें प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है, लेकिन शब्द निर्मित हो जाने पर शब्दों का सामान्य अर्थ देते हैं। सामान्य यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो वे यौगिक शब्द जो दो अथवा अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं सामान्य यौगिक शब्द कहे जाते हैं। इनमें प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन शब्द निर्मित हो जाने पर जो दोनों शब्दों का सामान्य अर्थ होता है वही क्या होते हैं? वही यौगिक शब्द देते हैं। जैसे पाठ और शाला का निर्माण होता है तो क्या बनता है? पाठ के लिए शाला यानी पाठशाला। उसी प्रकार महाधन ईश, जो ईश या जो ईश्वर महान है उनके लिए कहा जाता है, शब्द क्या बन जाता है? महेश। सामान्य यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे यौगिक शब्द जो दो अथवा अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं सामान्य यौगिक शब्द कहे जाते हैं। इनमें प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है, लेकिन शब्द निर्मित हो जाने पर शब्दों का यानी दोनों शब्दों का क्या करेंगे? वो सामान्य अर्थ देंगे। उसी प्रकार से जैसे है सु है और उसका मेल जब कर्म से हो जाता है तो क्या बन जाता है? सुकर्म यानी सुंदर कर्म। उसी प्रकार से एक शब्द है भूत धन इक, प्रत्यय जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? भौतिक। आइए हम लोग दूसरा इसका विभाजन देख लेते हैं। वह क्या है? वह है योग रूढ़ शब्द। वह क्या है? वह है योग रूढ़ शब्द। यह क्या होता है? वे शब्द जो यौगिक और रूढ़ वे शब्द जो यौगिक और रूढ़ दोनों प्रकार के
शब्दों के गुण धारण किए हों योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो यौगिक और रूढ़ दोनों प्रकार के शब्दों के गुण धारण किए हों योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार के शब्द यानी कौन शब्द? योग रूढ़ शब्द। इस प्रकार के शब्द रचना की दृष्टि से रचना की दृष्टि से यौगिक शब्द के गुण तथा अर्थ की दृष्टि से इस प्रकार के शब्द रचना की दृष्टि से यौगिक शब्द के गुण तथा अर्थ की दृष्टि से रूढ़ शब्द के गुण धारण किए होते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनमें यौगिक और रूढ़ दोनों ही प्रकार के शब्दों के गुण पाए जाते हैं योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार के शब्द रचना की दृष्टि से यौगिक शब्द के गुण लेकिन अर्थ की दृष्टि से रूढ़ शब्द के गुण धारण किए जाते हैं। अर्थात क्या होता है? इन शब्द का अर्थात इस प्रकार के शब्दों के का अर्थ किसी व्यक्ति वस्तु आदि के लिए संकुचित हो गया है। अर्थात क्या हुआ कि इस प्रकार के शब्दों का जो अर्थ होता है वह किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए क्या हो गया है? संकुचित हो गया है। जैसे पंकज, तो एक शब्द है पंख और उसमें जय मिल गया है यानी दो शब्द मिल गए हैं। तो पंकज क्या होता है? पंख माने होता है कीचड़, जय माने होता है जन्म लेने वाला। अर्थात जितने भी ऐसे वस्तु हैं, जितने भी ऐसे जीव हैं जो कीचड़ में जन्म लेते हैं उनको पंकज कहना चाहिए। लेकिन पंकज शब्द क्या है? वह कमल के लिए रूढ़ हो गया है। कमल के लिए इसका अर्थ संकुचित हो गया। कहाँ? कई शब्दों के लिए पंकज इस्तेमाल होता है लेकिन कमल के लिए वह अपना अर्थ संकुचित कर लिया है। तो यह पंकज क्या हो गया? एक योग रूढ़ शब्द हो गया। उसी प्रकार से प्राचीन काल में मृग जो होता है वह सभी वन के जानवरों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन मृग शब्द जो है वह क्या है? वह हिरण के लिए योग रूढ़ हो गया है। हिरण के लिए क्या हो गया है? योग रूढ़ हो गया। उसी प्रकार से जैसे घर वाला शब्द है, क्या है? घर वाला, अर्थात
प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास घर होता है उसको घर वाला कहना चाहिए, लेकिन घर वाला शब्द जो होता है वह पति के लिए क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। घर वाला मतलब अब घर का स्वामी नहीं होता है, वह क्या हो गया, वह पति के लिए रूढ़ हो गया। उसी प्रकार से एक दंत है, अर्थात जिसके पास एक दांत हो हम लोग उसको एक दंत कहते हैं, लेकिन एक दंत शब्द जो होता है वह भगवान गणेश के लिए क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। तो उम्मीद है कि रचना, संरचना, व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने शब्दों का जो वर्गीकरण किया वह दो प्रकार से किया। पहला शब्द था रूढ़ शब्द या मूल शब्द। पहला शब्द है मूल शब्द, दूसरा है व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द। मूल शब्द को हम लोगों ने दो भागों में बांटा। पहला है सामान्य मूल शब्द, दूसरा है रूढ़ मूल शब्द। सामान्य मूल शब्द का सामान्य अर्थ होता है। रूढ़ मूल शब्द क्या होता है कि वही सामान्य शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया। दूसरा होता है व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द या एक शब्द रहे या शब्दांश रहे या उपसर्ग प्रत्यय के मेल से एक नवीन शब्द का रचना करता है तो उसको व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द कहते हैं। व्युत्पन्न अथवा यौगिक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो वे यौगिक शब्द जो दो या अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं सामान्य यौगिक शब्द कहे जाते हैं। इनमें प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है, लेकिन शब्द निर्मित हो जाने पर शब्दों का ये सामान्य अर्थ देते हैं। जैसे पाठ और शाला है तो पाठशाला बना, महाधन ईश है महेश बना। यदि हम महेश को भगवान शंकर के लिए रूढ़ कर दें तो यह योग रूढ़ शब्द में आ जाएगा। उसी प्रकार सुकर्म है, भौतिक है। योग रूढ़ शब्द क्या है, वे शब्द जो यौगिक और रूढ़ दोनों प्रकार के शब्दों का गुण धारण किए हों योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार के शब्द रचना की दृष्टि से यौगिक शब्द के गुण तथा अर्थ की दृष्टि से रूढ़ शब्द के गुण धारण किए होते हैं। अर्थात इस प्रकार के शब्दों का अर्थ किसी व्यक्ति, किसी वस्तु आदि के लिए संकुचित हो गया है। जैसे पंकज कमल के लिए, मृग हिरण के लिए, घरवाला पति के लिए और एकदंत गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। उम्मीद है कि हिंदी शब्दों का यह जो दो वर्गीकरण है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आइए इससे आगे के बिंदु पर चर्चा करते हैं। हम लोगों ने हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण है हमने पहले ही चर्चा करा है कि उसके 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार से हम लोग उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हमने अभी तक केवल 2 प्रकार से वर्गीकरण किया और मैं देख रहा हूं कि वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो हम लोग आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। तीसरे, चौथे और 5वें प्रकार का जो वर्गीकरण है हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।